सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वुड पे एज अ कस्टमर एंड व्हाट एक्चुअली इज द प्राइस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि कस्टमर एक कमोडिटी को पाने के लिए क्या प्राइस पे करना चाहता है, मतलब कितना प्राइस वो पे कर सकता है और व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइस, उसके डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी शो में जा रहे हैं, कोई भी सिनेमा का शो है, कोई मैजिकल शो है, अगर आप उसके लिए लेट सपोज 1000 रुपीज पे करने को तैयार हैं, कि आप सोच के जा रहे हैं कि अगर 1000 तक की भी टिकट हुई तो आई विल पे। ठीक है, और अब जब जब आप एक्चुअली शो में पहुंचते हैं, देन यू गेट टू नो कि उसका प्राइस सिर्फ 500 था। ठीक है, तो 1000 - 500, 500 that you get is actually your consumer surplus. That the extra money that you got is called consumer surplus. अब इसको एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से कि कंज्यूमर सरप्लस किस चीजों पे डिपेंड करता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्राइस किसी कमोडिटी का। ये सब चीजों को हम अब समझने की कोशिश करेंगे। Now let's try to understand why there is a consumer surplus, why this concept phenomena of consumer surplus exist। तो इस टेबल में आप देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं। फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस सेट होता है तो दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूटिलिटी, दैट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ marginal utility that a consumer is deriving from marginal unit। marginal unit का मतलब है लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट से जो मैं मार्जिनल यूटिलिटी एक कंज्यूमर गेन कर रहा है, उसके बेस पे उस कमोडिटी का प्राइस सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे बेसिक्स, ये आपको जानने बहुत जरूरी थे। अब कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट ही क्यों करता है, वाई, हाउ आर वी एक्सप्लेनिंग दिस फिनोमेना ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो वी आर एक्सप्लेनिंग दिस फिनोमेना लाइक दिस। देखो, एक कंज्यूमर, मान लो फर्स्ट यूनिट के लिए कंज्यूमर 5 रुपए पे कर सकता है, 5 रुपए पे कर सकता है। ठीक है, ही इज विलिंग टू पे 5 रुपीज। ठीक है, बट ही इज नॉट पेइंग 5 रुपीज बिकॉज 5 is a total utility that he is deriving from that first unit। but अब एक्चुअल प्राइस क्या होता है, एक्चुअल प्राइस कैसे सेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूनिट। लास्ट यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज व्हाट एक्चुअल मार्केट प्राइस इज। इसीलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट यूनिट के लिए भी 2 रुपीज ही पे कर रहा हूं और मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना है, 3 रुपीज। ठीक है, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दैट वी आर कॉलिंग अ कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलरली अब सेकेंड यूनिट से टोटल यूटिलिटी मुझे मिल रही है 4 रुपीज, बट मार्जिनल यूनिट से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 2। सो इसलिए प्राइस क्या होगा, 2। तो अगर आप इसको ऐड कर दें, यू विल गेट द टोटल यूटिलिटी दैट यू आर डिराइविंग फ्रॉम 4 यूनिट्स। अब मार्जिनल यूनिट से प्राइस सेट किया जाएगा, तो अगर आप 2 को ऐड कर दें 4 टाइम्स, देन यू विल गेट द टोटल प्राइस दैट यू हैव टू पे। So 14 - 8 is equals to 6, that is consumer surplus। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस का। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे मेजर किया जा सकता है उसको देखेंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले कार्डिनल नंबर्स, और फिर हमारे पास दूसरा तरीका है इंडिफरेंस का वाला। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस को देखिए, फिर ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम कार्डिनल नंबर्स वाले मेथड से कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करने का ट्राई करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो कार्डिनल मेजरमेंट को मार्शिलियन मेजरमेंट भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने अभी देखा कि प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। प्राइस डिटरमाइन वहां किया जाता है
from where the marginal utility that a consumer is deriving from the last unit of the quantity that he is consuming. दोबारा, लास्ट यूनिट जो मैं कमोडिटी की कंज्यूम करूंगा उससे जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी उसी से प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा कि व्हाट अ कंज्यूमर हैज टू पे। तो उसी के बेसिस पे अब हम इस ग्राफ को समझेंगे। तो सबसे पहले लेट सपोज कि फॉर फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आई एम विलिंग टू पे 5 रुपीज। ठीक है, तो ये विलिंग कहां से आएगा? ये आएगा टोटल यूटिलिटी दैट आई एम डिराइविंग फ्रॉम द इंडिविजुअल यूनिट। फर्स्ट यूनिट से जो मैं टोटल यूटिलिटी डिराइव कर रहा हूं दैट इज 5। सेकंड से आई एम डिराइविंग 4। वी नो के मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। तो फॉर थर्ड यूनिट आई एम डिराइविंग ओनली 3 एंड फॉर फोर्थ यूनिट आई एम डिराइविंग 2। ठीक है, तो अगर इसको मैं मिला दूं, सबसे पहले देखो कि ये है डिमांड कर्व। We know this is representing the relationship between price and quantity demanded. So this is what? This is demand curve. तो ये है डिमांड कर्व। अगर मैं इसको मिला दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एरिया ए बी सी और डी। So can I say that area 1 that is OAB CD, this is representing what a consumer is willing to pay for different individual units. Different units के लिए what a consumer is willing to pay is represented by the area OABCD। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हमें पता है कि जो जो कंज्यूमर का जो कमोडिटी का एक्चुअल प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? द मार्जिनल यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर इज डिराइविंग फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। दैट इज, देखो लास्ट यूनिट कौन सी कंज्यूम कर रहा है? वो 4। फोर्थ यूनिट इज द लास्ट एंड उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी डिराइव की जा रही है? 2। तभी उसका प्राइस 2 है ना। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं एंड कैन वी से दैट, अब इसको अगर मैं P लिख दूं, so can I say that the area OPCD is representing what? Area 2 that is OPCD. This is representing what a consumer has to pay. ठीक है, this is a price actually. This PC is a price for the all the units, क्योंकि प्राइस तो सेम ही रहेगा ना। देखो ये था what a consumer is willing to pay, this is what a consumer has to pay। सारी यूनिट्स के लिए एक कमोडिटी की प्राइस तो सेम ही रहता है ना। तो दिस इज एक्चुअली द प्राइस एंड दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट अ कंज्यूमर हैज टू पे। ठीक है, सो ये भी क्लियर है। अब कैन आई से दैट इफ आई माइनस दिस OABCD minus OPCD, if I minus this whole area from this area and I will get this area, and can I say that this is a consumer surplus? Yes, क्योंकि टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट अ कंज्यूमर हैज टू पे। जो एरिया बच गया दैट इज व्हाट? दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। सो सिंपली आई कैन से दैट द एरिया ए बी पी एंड सी, दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस। अब हमें क्या इंसाइट मिल रही है इस ग्राफ से, इस मेथड से हमें क्या इंसाइट मिल रही है? कैन आई से दैट कि डिमांड कर्व के अंडरनीथ जो भी एरिया आएगा प्राइस से ऊपर डिमांड के अंडरनीथ जो भी एरिया आएगा दैट रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर सरप्लस। यस, दैट इज द इंसाइट। ठीक है, इस मेथड की इंसाइट क्या है कि डिमांड कर्व के अंडरनीथ प्राइस के ऊपर जो भी एरिया होगा that is representing consumer surplus. So this was the cardinal measurement or cardinal method to measure consumer surplus. अब प्राइस राइज से कंज्यूमर सरप्लस कैसे इफेक्टेड होता है, अब वो देखते हैं।
तो ये हमारे पास एक और ग्राफ है जिसमें हमने क्यू एस एक डिमांड कर्व है और पी एस इज अ प्राइस। पी एस इज अ प्राइस। वी नो कि एरिया अंडरनीथ द डिमांड कर्व एंड above the price is called consumer surplus. So area, so consumer surplus किसको कह सकते हैं हम यहाँ पे पी क्यू एस, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। अब अगर प्राइस थोड़ा चेंज हो जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए, देखो अगर पी एस से प्राइस इंक्रीज होकर हो जाए पी वन एस वन, अगर न्यू प्राइस हो जाए पी वन एस वन, तो क्या कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया? यस, कंज्यूमर सरप्लस अब कितना रह गया? न्यू कंज्यूमर सरप्लस कितना आएगा? क्यू पी वन एस वन। तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया। और अगर प्राइस थोड़ा कम हो जाए तो क्या होगा? अगर ये न्यू प्राइस बन जाए हमारा, दैट इज पी टू एस टू, तो कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला और डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। तो अब ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस बन जाएगा। सो वी कैन से दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। सो ये हम कैसे बता सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइट दैट वी डिराइव फ्रॉम द कार्डिनल नंबर मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। उसी से तो हमें पता लगा कि डिमांड कर्व के अंडरनीथ और प्राइस के ऊपर वाला एरिया क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। सो सेकंड वे हमारे पास है हिक्सियन कंसेप्ट, आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कंसेप्ट टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की मदद से हम मेजर करने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर सरप्लस को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस पे मनी और एक्स पे यूनिट एक्स है, जिसके लिए हम एक इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, दैट इज आई सी। अब यूजुअली हम दो प्रोडक्ट्स की हेल्प से एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, बट यहाँ पे एक वाई एक्सिस पे मनी है। क्यों? क्योंकि देखो मनी कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मनी के बेस पे ही हम पता लगाएंगे कि कितना कंज्यूमर सरप्लस है, इसीलिए यहाँ पे हम मनी लिख रहे हैं। बट ये कैसे सेंस बना रहा है? देखो ऐसे दो कॉम्बिनेशंस जहाँ पे एक साइड पे मनी है, एक साइड पे यूनिट्स हैं, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स है, उन दोनों को मिला के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं जिसपे एक कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रह रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि जहाँ पे प्राइस लाइन टेंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व से एंड इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो कोई भी कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर, इसी पॉइंट पे परचेज करना चाहेगा। तो अगर मैं इसको क्यू लिख दूं तो OQ is the equilibrium quantity that a consumer is trying to purchase. अब हमें पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्योंकि प्राइस लाइन हमने बनाई है। प्राइस लाइन के लिए हमें प्राइस लाइन बनाने से पहले हमें प्राइस तो पता ही होगा ना कि क्या प्राइस है यूनिट एक्स का, बट कंज्यूमर को नहीं पता कि कितना प्राइस है एक्स का। तो हमें तो पता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्राइस निकाल सकते हैं कमोडिटी का, बट लेट्स सपोज कि कंज्यूमर को भी प्राइस नहीं पता। वो मार्केट जाने से पहले सोच के जाएगा कि व्हाट आई एम विलिंग टू पे। तो लेट्स अज्यूम कि किसी इंडिफरेंस कर्व पे हमने पता लगा लिया कि हमने पता नहीं एक्चुअली, लेट्स सपोज कि ही इज विलिंग टू पे दिस अमाउंट that is, let's put it like A, this is C, so he is willing to pay AB. So अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे मेजर करते हैं मनी को, आप वाई आर सेइंग कि AB is what he is willing to pay? देखो AB इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि BO
और ओ क्यू, ये तो वो कॉम्बिनेशंस हैं जिससे ये इंडिफरेंस कर्व बनी है। तो हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व में क्या फंडा होता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों क्वांटिटी को मैं रखूंगा टू बी ऑन दिस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये तो मैं एज ए कंज्यूमर में रखूंगा अपने पास। तो ये है जो जिसको मैं गिव अप कर रहा हूँ। सो दिस इज द मनी आई एम पेइंग। सो ए बी इज द मनी दैट अ कंज्यूमर इज पेइंग or he is willing to pay. Consumer is willing to pay for OQ units. As simple as that. So यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB money AB a consumer is willing to pay. Money AB a consumer is willing to pay for OQ units. Okay. अब देखो, अब हमें पता है कि प्राइस क्या है, that is this y. ओके, सो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वाई is what a price is, what actually is the price. So actual price is a y. अब हमें ये भी पता लग गया एक्चुअल प्राइस क्या है, और व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे वो भी पता लग गया। तो अगर मैं ए बी से ए वाई को माइनस कर दूं देन आई विल गेट बी वाई। सो कंज्यूमर सरप्लस किसके इक्वल हो गया, यही कंज्यूमर सरप्लस है ना। देखो, ए बी इज व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, ए वाई इज व्हाट अ कंज्यूमर इज पेइंग, व्हाट द एक्चुअल प्राइस इज, वी विल गेट वाई बी इसको माइनस करने पे। तो ए बी से अगर ए वाई को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, वाई बी। सो कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया, वाई बी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, दोबारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ए बी इज व्हाट अ कंज्यूमर इज willing to pay and AY is what a actual price is corresponding to equilibrium quantity. अगर इसको माइनस कर दें we will get YB, that is the actual consumer surplus. So YB is consumer surplus, and here we have shown how we can measure the consumer surplus with the help of Hicksian concept or indifference curve. So अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट की। कंज्यूमर सरप्लस की इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है कंजेक्टुरल एडवांटेज। कंजेक्टुरल एडवांटेज हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो। देखो, कहते हैं कि विलेज में अगर आपके पास $100 हैं और वहीं सिटी में $1000 है, सॉरी, अगर विलेज में आपके पास 1000 और सिटी में $100 है, तो आपको वो सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं समटाइम्स, ये कहा जाता था। पर इसको अब एक्सप्लेन क्या करता है, कंज्यूमर सरप्लस करता है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि विलेज में सेम यूटिलिटी मुझे $1000 में मिल रही है और सिटी में वही सेम यूटिलिटी आई कैन गेट फ्रॉम $100। ऐसा क्यों है, देखो कंज्यूमर सरप्लस इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। देखो, विलेज में क्या होता है कि अमेनिटीज आर नॉट अवेलेबल, आपको शहर जाना पड़ेगा या इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या है, देखो प्राइस ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, अभी हमने देखा था। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, विलेज में कम होता है, और सिटीज़ में कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए विलेज में $1000 आपको कम एमेनिटी दे एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सिटी में आप $100 में गेन कर रहे हो, क्योंकि विलेज में कंज्यूमर सरप्लस कम है और सिटीज में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है। तो सेकंड पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वैल्यू इन यूज ज्यादा होती है और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होती है। तो इसको भी कंज्यूमर सरप्लस कैसे एक्सप्लेन करता है, देखते हैं। तो वैल्यू इन यूज में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी वैल्यू इन यूज में ज्यादा है, जैसे कि वाटर। अब वाटर को आप घर में डेली यूज करते हो, बहुत यूज करते हो, इसकी वैल्यू इन यूज ज्यादा है क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है हमारे पास। वेयर एज अगर आप डायमंड की बात करो तो उसको आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि वाटर का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस इसका ज्यादा है, इसका कंज्यूमर सरप्लस कम है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इतनी जल्दी डाउन नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत
रेयरली मिलते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए जिसकी कंज्यूमर सरप्लस जिसका ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट की वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होगी, और जिसका कंज्यूमर सरप्लस कम होगा उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद है मोनोपोली प्राइस। अब मैं एक फैक्ट्री मैं एक मोनोपोली वाला हूँ, ठीक है। मैंने मोनोपोली कर रखी है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की। अगर किसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है तो मैं उसका प्राइस बढ़ा सकता हूँ, कस्टमर तो मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे पास मोनोपोली है। बट अगर किसी कमोडिटी का कंज्यूमर सरप्लस कम है तो आई कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस। Then the point is taxation. In tax determination, consumer surplus helps a lot. कैसे? देखो एक प्रोडक्ट है, बहुत रियलिस्टिक सी एग्जांपल से समझेंगे। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पे अगर टैक्स लगेगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा मेरा, एज अ कंज्यूमर मेरा कंज्यूमर सरप्लस कम होगा क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाएगा कमोडिटी का, तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा फॉर अ कंज्यूमर। गवर्नमेंट का रेवेन्यू उससे बढ़ेगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो टैक्स ऐसे लगाए गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कि जो कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो टैक्स उस पर नहीं लगाना चाहिए। और अगर कंज्यूमर सरप्लस कम तो हो रहा है बट गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना बढ़ ही नहीं रहा, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट प्रोडक्ट कि उस पर टैक्स लगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सब्सिडी। सब्सिडीज में भी वही है, देखो अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी देने पर मेरा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम होगा। बट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है वो जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है एज अ कंज्यूमर और एज अ गाय हु इज गेटिंग सब्सिडी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है। इसीलिए वो सब्सिडी दी हुई फायदेमंद होगी। सो दिस इज हाउ कंज्यूमर सरप्लस हेल्प्स इन सब्सिडी।